हाँ, तो देखिए कक्षा 11 के लिए दूसरा वीडियो प्रारंभ करने से पहले पहले वीडियो का एक प्रश्न है कि डाल्टन का कौन सा सुझाव आज भी प्रासंगिक है। डाल्टन का कौन सा सुझाव आज भी प्रासंगिक है। तो डाल्टन के परमाणुवाद में माना गया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आज माना जाता है कि परमाणु अविभाज्य न होकर के यह 3 कणों में विभाजित होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ये कथन तब भी सत्य था, आज भी सत्य है। भले परमाणु विभाज्य हो, लेकिन आज भी ये होता है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। दूसरी चीज, परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये अगली हेडिंग है। इसके पहले हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि डाल्टन के परमाणुवाद का दोष क्या था। तो उसमें 3 बिंदु निकल कर आए थे। उसमें पहला बिंदु था कि एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न हो सकते हैं। दूसरा था समान तत्वों के परमाणु भार। पहला था कि एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न हो सकते हैं। दूसरा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया था कि 18 Ca40 20 Ca40 दोनों का परमाणु भार समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। और तीसरी चीज, परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ये उससे स्पष्ट नहीं हो पाया था। इसको स्पष्ट करने के लिए आया परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसा कि लिखा भी है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रेक्षण, आप फैराडे के विद्युत अपघटन जानेंगे, और घर्षण विद्युत, जब इसकी खोज हुई, इसका प्रेक्षण हुआ, तो इसके बाद परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अर्थात परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु भी इसे कहते हैं। आधुनिक समय में यह विद्युत परमाणु इलेक्ट्रॉन है, और आधुनिक समय में परमाणु को विभाज्य माना गया है, और 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। बाद में इसका और डिटेल किया जाएगा। रदरफोर्ड ने बताया, नाभिक की खोज किया तो ये पता चला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसको बताया जाएगा। तो अब ये निकल कर आया कि परमाणु क्रमांक, 2 महत्वपूर्ण चीजें इससे आया। डाल्टन के परमाणुवाद में जो दोष थे उससे निकल के आया परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है। इसमें परमाणु क्रमांक ये है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से निरूपित करते हैं। अर्थात इससे ये पता चला कि किसी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा है कि तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, और इससे प्रदर्शित होता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, अर्थात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दूसरी चीज, परमाणु भार या द्रव्यमानक, मास नंबर, इसकी परिभाषा है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, जो मूल 3 कण थे उसमें 2 मूल कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान अंक कहलाता है। इसे A से निरूपित करते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि परमाणु क्रमांक को Z से निरूपित किया जाएगा और द्रव्यमान अंक को A से निरूपित करेंगे, और इस आधार पर किसी भी परमाणु का प्रतीक ZX से, X जो परमाणु का प्रतीक है, इसके बाएं नीचे जो Z लिखा है ये परमाणु क्रमांक का प्रतीक है,
और ए परमाणु भार यानी द्रव्यमान अंक का प्रतीक है। जैसे ZXA लिखा है तो आप कोई भी परमाणु, जैसे सोडियम लिखते हैं तो सोडियम के लिए 11 और 23 अर्थात 11 परमाणु क्रमांक और ए जो है 23, परमाणु भार 23 है। तो इस आधार पे जो व्यापक इसका संकेत है ZXA, और जहां ए यानी परमाणु भार या द्रव्यमान अंक बराबर होता है Z प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ n संकेत न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद आता है सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब ये पाया गया कि परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो जाता है, तो इसमें पाया गया कि इलेक्ट्रॉन बाहर, परमाणु के बाहर, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो उसके लिए पहले एक सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात जब उपकोष या कक्षक की धारणा नहीं थी, केवल कक्षा माना जाता था, सेल माना जाता था, तो उसके लिए सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तैयार किया गया। तो इसमें यह कहा गया किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का क्रम, अर्थात किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए नियम बनाया गया। तो किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का क्रम उस तत्व का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। बाद में आपको जटिल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब आपको कक्षा कोष की धारणा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो जटिल हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ कक्षा में रखना है, इस कारण सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके लिए दो वैज्ञानिक बोर बरी ने 1921 ईस्वी में एक योजना बनाई, अर्थात योजना ये बनाई कि विभिन्न सेलों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएं, कैसे रखे जाएं। तो उसको सर्वप्रथम बोर बरी ने 1921 में तैयार किया। इस कारण इस योजना को बोर बरी योजना या बोर बरी स्कीम कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है किसी तत्व के परमाणु की, यहाँ ध्यान देना है, इसको विशेष रूप से 4 पॉइंट याद रखना है। किसी तत्व के परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है, जहां n कक्षा की संख्या है। 2n² में अगर n पहली कक्षा है तो n को 1 रख दीजिए, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा है तो 2n² में 2 × 2 स्क्वायर 2 × 4 अर्थात 8। इस आधार पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन को तय किया। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18। इस तरीके से हम 2n² से इलेक्ट्रॉनों को तय करेंगे। तो पहला पॉइंट यही है, किसी तत्व के परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। जैसे यहां बताए n का मान 1 तो 2 हो गया, n का मान 2, 2 × 2 स्क्वायर 2 × 4 8 हो गया। इसका दूसरा पॉइंट है सबसे बाहर की कक्षा में 8 और उससे अंदर की कक्षा में, यानी जस्ट बाहर से पहले सबसे बाहर की कक्षा में 8 और उससे अंदर की कक्षा, इसको पिनअल्टीमेट सेल, और सबसे बाहर की कक्षा को आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो पिनअल्टीमेट सेल यानी बाहर से अंदर वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। सबसे बाहर की कक्षा में 8 और उससे अंदर की कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट, सामान्यतः किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर, यानी 8 हो जाए तो उसके आगे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है सामान्यतः किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर उससे अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने प्रारंभ हो जाते हैं। चौथा, सबसे बाहर की कक्षा में 2 और उससे अंदर की कक्षा में 8। सबसे बाहर की कक्षा में 2
और उससे अंदर की कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि अन्य कक्षाएं 2n² के अनुसार भरी न हो। तो बोर-बरी स्कीम के 4 मुख्य बिंदु हैं। इन 4 मुख्य बिंदुओं को जानकर हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही ध्यान देना है और अगले दिन हम आपको बोर-बरी स्कीम के आधार पर कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट करेंगे। कुछ के अपवाद मिलेंगे, इसको भी बताया जाएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा।